everyone, welcome to our YouTube channel. I am your educator Neha for STET and HPSC PGT Economics. Welcome to our YouTube channel. तो हमने जो ये HPSC PGT Economics की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हमारा जो लास्ट ईयर 2023 का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। जो ये हमारी सीरीज चली हुई है, इसमें हम कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस एंड 20 कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि हम एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को करेंगे और 20 क्वेश्चन से हमारे 20 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। हम ऐसे करके सभी के सभी जो 80 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट के, यानी कि इस पेपर के जो हमारा लास्ट ईयर 2023 में हुआ था, उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो देखिए हमारा पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 को कवर अप कर लिया है। तो देखो सबसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? What is the smallest value of the series being coefficient of range at 0.2 when the largest value is 240? यहाँ पर क्या है, किसके बारे में पूछा हुआ? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि एक स्टैट का पार्ट है, यानी कि स्टैट का टॉपिक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो टॉपिक हम करते हैं रेंज का, इसमें पूछा हुआ विस्तार गुणांक 0.2 होने पर श्रृंखला का सबसे छोटा मूल्य क्या है? यानी कि उन्हें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, छोटा मूल्य निकालना है। जब सबसे बड़ा मूल्य, यानी कि जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू है वो गिवन है, लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लार्जेस्ट वैल्यू हमें कितनी गिवन है? लार्जेस्ट वैल्यू हमें 240 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना गिवन है हमें? 0.2। ठीक है, तो हमें कई बार जब इस तरह के क्वेश्चन निकालने होते हैं तो हमें एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा दी हुई है, तो हमें यहाँ पर क्या कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑलरेडी गिवन है, इसकी हेल्प से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट का मतलब जो सबसे लंबा है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो वैल्यू, और स्मॉलेस्ट का जो सबसे छोटा वैल्यू है। एक बार माइनस कर देंगे फिर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन उसको पुट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें 0.2 गिवन है। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? 240। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह हम x यहाँ पर पुट कर देंगे। और फिर है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 240 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो उसकी जगह हमने x पुट कर दिया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.2 को हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये हमारा 0.2x 240। आगे इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, 240 में से 48 गया, हमारा 192 आ जाएगा, और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा 1.2x आ जाएगा। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x हमने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हमने x लेट किया हुआ था, x की वैल्यू निकालेंगे 192 इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 160 आ जाएगा, हमारा आंसर 160 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर डी है हमारा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, हैज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एज 0। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ठीक है, उस किस तरह की बेरोजगारी में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि सीमांत उत्पादकता है, वो क्या है? 0 होती है, शून्य होती है। तो ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ हम बहुत सारे टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट्स को पढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और डिसगाइज्ड, तो हम बहुत सारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम हमारे बेरोजगारी की बात करें, जहाँ पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, लेबर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो 0 होती है। तो ये पाई जाती है भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी में, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ये कौन से सेक्टर में पाई जाती है? ये पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी होती है? अब हमारे पास ये एक क्या है? एक लैंड का टुकड़ा है, यानी एक जमीन का टुकड़ा है। यहाँ हमें पता है कि हम 4 लेबर्स को लगा के इसका काम पूरा कर देते हैं। हमने कितने लेबर्स को लगाया? 4 लेबर्स को लगा के, 4 मजदूरों को, यानी कि श्रमिकों को लगा के हमने यहाँ पर काम को पूरा कर लिया। लेकिन हमें पता है कि 4 जो मजदूर है वो इस काम को पूरा कर सकते हैं, फिर भी क्या करेंगे?
2 यहाँ पर लगा देंगे, 2 और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर लगा देंगे हमने ना फालतू के यहाँ पर 2 ये, एक ये, एक ये और 2 ये, कितने हो गए ये 6 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने हो गए 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो ये क्या है, इन ये अगर 6 लोग काम ना भी करें, ये बिल्कुल कम काम कर रहे हैं, अगर ये ना भी हो तो भी हमारा काम चल रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, मतलब कि जो वो लोग काम कर रहे हैं वो ना के बराबर है। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, किसमें, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में। और ये किस सेक्टर में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, मतलब कि जितने की हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोगों को हमने वहाँ अप्लाई कर दिया, जिसका अर्थ है कि कुछ श्रमिक उत्पादन में योगदान नहीं देते। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर हम घर में पेंट वाले लगा देते हैं तो दो वो घर में पेंट वाले लगा देते हैं, अगर हम 5-6 लोगों को लगाते हैं या ठेका देते हैं तो वो क्या करेंगे, 2 इधर-उधर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, फ़ोन चलाएँगे, वो ढंग से काम नहीं करेंगे और बाकी क्या है 2-3 थोड़ा-सा टाइम वेस्ट कर लेंगे, बैठ गए। तो इस तरीके से क्या है, वो पूरा अपना एफर्ट्स या पूरी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें नहीं देते। तो उससे क्या है, जो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है क्या है, 0 है। मतलब जो हमने, जहाँ पर हमने उस काम को करने के लिए 8 लोगों को लगाया था और वहाँ पर ज़रूरत सिर्फ 4 की है, तो वो क्या है, जो 4 लोग हैं वो फालतू है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0 है। यदि उन्हें हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आम तौर पर विकासशील देश कौन से है, जो अभी भी डेवलपिंग है, जो अभी भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हमारा खुद का देश, उनमें कृषि क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखा जाता है जहाँ कार्यबल अक्सर आवश्यकता से अधिक होते हैं, यानी कि जो लेबर फोर्स है वो जरूरत से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें क्या है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, या मतलब फालतू में ही हम ज़्यादा लेबर्स को लगा के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 कर लेते हैं। नेक्स्ट है द प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल वाज अडोप्टेड इन इंडिया। यहाँ पर क्या है, प्लान डेवलपमेंट मॉडल। तो यहाँ पर क्या है, प्लान डेवलपमेंट मॉडल यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कब हमारे देश में अडोप्ट की गई, उसको कब अपनाया गया। नियोजित विकास यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हमारे जो 5 ईयर्स प्लान थे, 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, ये कब लागू की गई थी। जैसा कि हमें पता 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके उसी टाइम हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ तैयार कर ही नहीं सकते थे। 1950 में भी ये तैयार नहीं हुआ था, 1965 में भी नहीं हुआ था, ये होता 1951 में। यानी कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56 तक चला था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमने जो प्लान डेवलपमेंट मॉडल था इंडिया में वो 1951 से अडोप्ट किया था, 1951 में अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया कंट्री फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्लान इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको किसने प्रोपाउंड किया था, अवसर लागत सिद्धांत। यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल थ्योरी की बात हो रही है। इंटरनेशनल थ्योरी में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको किसने डिफाइन किया था। ऑप्शन है रिकार्डो, हेक्सर ओलिन, हैबरलर और मार्शल। तो देखो ये दी थी हैबरलर ने। जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार है उसके जो रिलेशन में जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है उसको जो डिफाइन करने का क्रेडिट है वो ग्रेटफाइड हैबरलर को दिया जाता है। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो हमारी थ्योरी है कौन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, वो किसने दी थी, हैबरलर ने। अवसर लागत उन सबसे मूल्यवान विकल्पों का मूल्य है जिन्हें नहीं लिया गया था, यह विकल्प के अभाव में बीच बुनियादी संबंधों को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI में कौन से इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया जाता है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI में सभी संकेत शामिल है सिवाय इसके, मतलब किसको शामिल नहीं किया जाता।
पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1। तो देखो जो PQLI है, PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसमें हम क्या क्या लेते हैं? इसमें हम लेते हैं एक तो हमारी जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और लिटरेसी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है। 1 वर्ष के आयु तक कितने बच्चों की मृत्यु किस वजह से हुई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज यानी कि जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? जीवन के एक आम व्यक्ति की जो जीवन की आयु है वो नॉर्मली कितनी होती है? लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर। तो इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पर लेते हैं। जो हमारा PQLI इंडेक्स है उसको डिफाइन किया था डेविड मॉरिस ने, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें पूछा हुआ है कौन सा इसमें नहीं इंक्लूड होता? आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनके अलावा पर कैपिटा इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता। पर कैपिटा इनकम को हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा? 1। तो ए आंसर सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को हम अपनी जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, प्रति व्यक्ति आय हमारी राष्ट्रीय आय का भाग है, लेकिन PQLI का भाग ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन है? यहाँ पर हमें 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव होते हैं गुणात्मक, किसी चीज की जो गुण होते हैं गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव होते हैं मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक जिसको हम एक न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात की हुई है, किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की। कौन सी, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का? ऑप्शन है डिस्काउंट रेट, मोरल सुजन, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पर जो हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कौन सा इसका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है? सो इसका जो क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नैतिक उत्तेजना, नैतिक दबाव किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोरल सुजन यानी कि नैतिक दबाव, नैतिक उत्तेजना। ये क्रेडिट कंट्रोल्स मेजर है किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। हमसे कौन सा पूछा हुआ था? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक पूछा हुआ था, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव में क्या आता है? रेशनिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुजन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या है? इसमें हमारे ऑप्शन में ये थर्ड फिट हो रहा है, मोरल सुजन यानी कि नैतिक दबाव। तो ये क्या है? एक क्वालिटेटिव मेजर है यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंकों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। नैतिक दबाव केंद्रीय बैंकों द्वारा औपचारिक प्रवर्तन या विनिमय के बिना आधिकारिक नीतियों का पालन करने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संसाधनों को प्रभावित करने के लिए और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गुणात्मक उपाय है, क्वालिटेटिव मेजर है। तो सूचीबद्ध तथा अन्य विकल्पों के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय। तो जो हमारे ये ऑप्शंस है डिस्काउंट रेट, कैश रिजर्व रेशो और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमारे तीनों क्वांटिटेटिव हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नैतिक उत्तेजना से, बी पार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द IS कर्व। इनमें से कौन सा IS वक्र को स्थानांतरित नहीं करता? हमसे नोट पूछा हुआ है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नोट पूछा हुआ है। एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस कंजम्पशन, एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ए डिक्लाइन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ए फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। तो स्वायत्त खपत में वृद्धि, सरकारी खर्च में वृद्धि, सरकारी खर्च में कमी, ब्याज दरों में गिरावट। तो देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा कौन सी कंडीशन में हमारा जो IS कर्व है, हम ISLM का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सुपर श्योर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ कि किस कंडीशन में जो हमारी IS कर्व है वो शिफ्ट नहीं होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। तो देखो हम इसका आंसर सिंपल सा है, जब हमारा फॉल होगा इंटरेस्ट रेट, ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट।
तो देखो आईएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, यानी कि बाजार में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। गुड्स मार्केट में, माल बाजार में उसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो उसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। वेयर इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग, जहां पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, निवेश। और जो हमारी सेविंग, वो क्या, सेविंग क्या होती है हमारी, बचत। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है, सेविंग के। इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग। ए शिफ्ट इन द आईएस कर्व, जब हमारा आईएस कर्व शिफ्ट होता है, अक्कर्स कब होता है, ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ऑटोनोमस स्पेंडिंग यानी कि जो हमारे स्वायत्त उपभोग है, सरकारी खर्च है, और करों में बदलाव, जो हमारे टैक्सेशन में जो चेंजेस के कारण होता है, जो किसी भी ब्याज दर पर उत्पादन के संतुलन स्तर को प्रभावित करता है। और यानी कि जो कोई भी रेट है, जो हमारे इंटरेस्ट का कोई भी रेट है, उसके उत्पादन के, उसके जो प्रोडक्शन का जो इक्विलिब्रियम का लेवल है, उसको वो प्रभावित करता है, उसको वो इफेक्ट करता है। ब्याज दरों में गिरावट, इंटरेस्ट रेट्स में जो डेक्लाइन आता है, जो गिरावट आती है, कमी आती है, उसकी वजह से जो हमारा आईएस कर्व है वो स्थानांतरित नहीं करता। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो इंटरेस्ट रेट में जो गिरावट आ रहा है, डेक्लाइन आ रहा है, उससे जो हमारा आईएस कर्व है वो स्थानांतरित नहीं करता। इसके बजाय आईएस वक्र के साथ एक आंदोलन का कारण बनता है, क्योंकि ये निवेश के स्तर को बदलता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का जो हमारा जो फ्लो है, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है उसको बदलता है। लेकिन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो कंपोनेंट है वो शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि नोट पूछा हुआ है, नोट। तो जब हमारे इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे, फॉल होगा, तो हमारा आईएस कर्व शिफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डैश इज द इफेक्टिव टूल ऑफ बजट टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। किसी देश, डैश देश में बचत और निवेश के स्तर को प्रभावित करने के लिए बचत बजट का प्रभावी उपकरण है, एक इम्प्रूवमेंट यानी कि एक सेविंग इन्फ्लुएंस का टूल है, इफेक्टिव टूल है। तो ऑप्शंस है पब्लिक डेब्ट, करारोपण, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब कर, कर लगाना, किसी चीज पर टैक्स लगाना। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम आगे फर्दर पब्लिक इकोनॉमिक्स में करेंगे। टैक्स की तरह कितने तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और उनके आगे क्या क्या सब पार्ट्स है, इनके क्या क्या रेट्स होते हैं, ये सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि टैक्सेशन क्यों है। टैक्सेशन इज द पावरफुल टूल, एक बहुत ही पावरफुल, एक शक्तिशाली टूल है, दैट गवर्नमेंट यूज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, इसका उपयोग बचत व निवेश सहित आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए करती है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत बहुत तरीके से हम पे टैक्स लगाती है। फिर जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बच्चों को स्कूलों में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हमारे लिए जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ों को हमें हेल्प करती है। पब्लिक पार्क है, हमें जो सोसाइटी को जो डेवलपमेंट होता है वो करती है। ठीक है, कर दरों यानी कि जो टैक्स की रेट्स है और नीतियों को समायोजित करके, उनको एनकरेज करके, और सरकारी अर्थव्यवस्था के भीतर बचत निवेश को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, टैक्स रेट्स को एडजस्ट करके, कम या ज़्यादा करके, और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है उनको एनकरेज और डिस्करेज करके क्या कर सकती है, सेविंग कर सकती है, इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंट्री के अंदर। तो ये इफेक्टिव टूल क्या है, इफेक्टिव टूल क्या है, किसी भी कंट्री की लेवल को सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव टूल क्या है, टैक्सेशन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा टैक्सेशन, जिसको हिंदी में करारोपण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, निष्कृष्ट हुए, थोड़ी सी लो क्वालिटी की जो चीजें होती है वो क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स। आर द गुड्स विद, वो किस तरह के गुड्स होते हैं, वे वस्तुएं हैं। फॉलिंग इन इनकम इफेक्ट, यानी कि गिरती आय प्रभाव, जो हमारा इनकम का जो इफेक्ट है वो गिर रहा है। राइजिंग इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट या पॉजिटिव मार्शल इफेक्ट। तो देखो हम समझ, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है तो वो इंफीरियर गुड के साथ रिलेट करता है। यहाँ पर देखो, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीज, जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है। मतलब कि अब कौन सी बात, अब हमारी इनकम बढ़ रही है, हाँ अच्छा अर्न कर रहे हैं,
तो हम सस्ती चीज़ें क्यों लेंगे, हम अच्छी चीज़ पे स्विच करेंगे जो अच्छी क्वालिटी की हो, जो हमें एक अच्छी एक सेटिस्फेक्शन दे। तो जैसे ही हम विच डिमांड डिक्रीज, जब उनकी डिमांड डिक्रीज होती है, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जब कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो आय है, आय जो कंज्यूमर की जो आय है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, विच इज नोन एज ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जैसे ही हमारी आय बढ़ेगी ना, हम घटिया चीज नहीं लेंगे, हम बढ़िया चीज लेना स्टार्ट कर देंगे। दिस मीन्स दैट पीपल आर मोर, दे टेंड टू बाय लेस ऑफ दिस गुड्स। तो जब जब लोग ज़्यादा कमाएंगे तो वो इन चीज़ों को कम खरीदेंगे, ऑफन स्विचिंग टू मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स। अब वो क्या करेंगे, दूसरी चीज़ जो अच्छी क्वालिटी की है, बढ़िया है, एक्सपेंसिव है, उन और जो और अल्टरनेटिव्स है और जो उपाय है उस पर स्विच कर लेते हैं, उसकी साइड वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसकी साइड वो चले जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इंफीरियर गुड के केस में जो गुड्स का जो हमारा इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी कि नकारात्मक आय प्रभावित होती है। इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ए बी सी, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है हमें, औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है क्या है। The change in total disposable income divided by the change in total consumption. Change in total consumption in a given period divided by change in total disposable income. Total consumption divided by disposable income. 1 माइनस APC, मतलब कि कुल प्रयोज्य आय में को हम जब डिवाइड करते हैं कुल उपभोग में परिवर्तन के साथ, एक निश्चित अवधि में कुल खपत में परिवर्तन डिवाइड बाय कुल प्रयोज्य आय में परिवर्तन, कुल उपभोग डिवाइड बाय प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम, और 1 माइनस APC। देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। टोटल कंजम्पशन को जब हम डिस्पोजेबल इनकम से डिवाइड करते हैं, टोटल कंजम्पशन को जब हम डिवाइड करते हैं डिस्पोजेबल इनकम से, तो हमारा क्या हो जाएगा, APC आ जाएगा। ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्पोजेबल इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जो कि हमने कंजम्पशन पे किसी चीज के उपभोग पे स्पेंड किया है, खर्च किया। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कंजम्पशन बाय डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो हमारा टोटल कंजम्पशन है उसको हम जब डिस्पोजेबल इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारा APC आ जाएगा। APC इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ये क्या शो करता है कि इनकम हमारी 100 है, उसमें से हमने अगर 20 रुपये बचा लिए तो 80 हमारा क्या हो गया, 80 रुपये हमने कंज्यूम कर लिया। तो अब 20 रुपये हमारी सेविंग है तो 80 हमने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, APC क्या शो करता है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। हमने इनकम का कितना भाग, कितना अनुपात उपभोग पर खर्च किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य आय। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है कंजम्पशन, ये है टोटल कंजम्पशन, और ये है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है, एन इंक्रीज इन फिस्कल स्पेंडिंग लीड्स टू, राजकोषीय व्यय में वृद्धि। आगे हमें फॉर्म इसको फिलअप को फिल करना है। ए शिफ्ट इन द फिलिप्स कर्व टू द राइट, ए शिफ्ट ऑफ द फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट, ए मूवमेंट अलोंग द फिलिप्स कर्व such as unemployment rises and inflation rises, movement along the Phillips curve such that unemployment falls and inflation rises। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फिस्कल स्पेंडिंग जब इंक्रीज कर रही है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट अलोंग द फिलिप्स कर्व सच एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल, यानी कि जब हमारी बेरोजगारी गिरती है, एंड इन्फ्लेशन यानी कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो राइज होती है। तो ये हमारी जो फिस्कल स्पेंडिंग है उसमें क्या आता है, वो इस तरफ से लीड करेगी। देखो फिस्कल स्पेंडिंग टिपिकली इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी विच कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन, जिससे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हाई हो जाएगा, एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो हमारी बेरोजगारी है वो लोअर हो जाएगी इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, द फिलिप कर्व शोज, क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का।
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्रास्फीति का और बेरोजगारी का जो विपरीत संबंध है उसको क्या शो करता है, फिलिप्स कर्व शो करता है। दिस इज बिकॉज हाइयर फिजिकल स्पेंडिंग, जैसे क्या होगा, हाइयर ज्यादा फिजिकल स्पेंडिंग होगी यानी कि राजकोषीय जो व्यय है वो ज्यादा होंगे। और क्या होगा, जब राजकोषीय व्यय ज्यादा होंगे तो व्यय में मांग से, राजकोषीय व्यय से मांग बढ़ती है यानी कि जो हमारी डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसके एक परिणाम स्वरूप फिलिप्स वक्र का एक साथ आंदोलन होता है। तो वो मूवमेंट अलोंग करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन राइज के साथ, तो एक उसके साथ मूवमेंट फिलिप कर अलोंग करेगा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो इसको रेफर करता है एक किस सिचुएशन को, दैट इज उसको किस की विशेषता से हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन। देखो स्टैग्फ्लेशन की बात हो रही है तो ये कब होता है, इन्फ्लेशन मुद्रा यानी कि स्टैग्फ्लेशन महंगाई और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट का इसका आंसर हो जाएगा इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन। जब एक स्टैग्फ्लेशन क्या है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, जब क्या हो, हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो हमारे देश की ग्रोथ है, विकास है, वो स्थिर है, वो क्या है, स्थिर है, स्थिर आर्थिक विकास या वृद्धि, ठीक है। और तो यहाँ स्टैगले जो हमारा स्टैगफ्लेशन है वो क्या है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, जब ये तीन चीज़ें, ये तीन कंडीशन हो रही है तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हो, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो रही हो, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, बेरोजगारी हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो जाए, ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो क्या है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन राइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज डिफाइंड इज स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टैग्फ्लेशन क्या है, हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बेरोजगारी वो क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है वो क्या हो रही है, लो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैगफ्लेशन है। इन्फ्लेशन, लो जीडीपी, हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या है, इन तीनों कंडीशन को, ये सब चीजें जब एक साथ हो तो क्या होगी, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। इसको हिंदी में मुद्रास्फीति जनित कहा जाता है, मुद्रास्फीति जनित कंडीशन या स्थिति कहा जाता है, मुद्रास्फीति जनित कंडीशन या स्थिति कहा जाता है। देखो द सोलो रेजिडुअल इन सोलो मॉडल इज द डिफरेंस बिटवीन द, जो सोलो मॉडल है ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सोलो मॉडल हम पढ़ते हैं ग्रोथ यूनिट में, ठीक है। ये किस तरीके का मॉडल है और इन्होंने जो अपना जो कॉन्सेप्ट है किस बारे में दिया था, ये हमारी जो ग्रोथ की क्लासेस है उसमें हम करेंगे। सोलो रेजिडुअल मॉडल क्या डिफरेंस का बताता है, सोलो निम्न में से किस बीच का अंतर है, rate of productivity and the rate of growth of inputs, rate of output and the rate of growth of savings, rate of growth of output and the rate of growth of inputs, golden rule level of consumption and the steady state level of consumption, उपभोग का स्वर्णिम नियम तथा उपभोग का स्थिर अवस्था स्तर। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पर क्या, उत्पादन की वृद्धि दर तथा आगतों में वृद्धि दर क्या है, सोलो रेजिडुअल इज ए मेजर ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारी कुल कारक उत्पादकता क्षमता है उसको रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन ऑफ आउटपुट ग्रोथ के पोर्शन में, एक अर्थव्यवस्था में, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल यानी कि जो पूंजी का जो संचय है उसको ये बिल्कुल भी, जो हमारी जो पूंजी का श्रम है, पूंजी के संचय के द्वारा उसको हम नहीं समझ सकते। इसे अक्सर तकनीकी प्रगति यानी कि जो टेक्निकल जो हमारा डेवलपमेंट है, टेक्निकल जो हमारी प्रोग्रेस है
उससे जोड़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सोलो रेजिडुअल की जो कैलकुलेशन है वो उत्पादन की वृद्धि दर और इनपुट श्रमिक पूंजियों की वृद्धि दर को भारित योग के बीच का के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द रेट ऑफ ग्रोथ आउटपुट एंड रेट ग्रोथ ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या है, द सोलो रेजिडुअल इज द रेजिडुअल ग्रोथ रेट आउटपुट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन इनपुट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है द हेक्सर-ओहलिन थ्योरम लुक्स इनटू, जो हमारी हेक्सर-ओहलिन थ्योरम है, हेक्सर-ओहलिन थ्योरम कहाँ किस यूनिट में आती है, हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसके बारे में वो व्याख्या कर रही है, टू एक्सप्लेन ट्रेड फ्लो। ट्रेड फ्लो यानी कि जो व्यापार का प्रवाह है, व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवाह है, वो किसके बारे में बता रहे हैं, रिलेटिव ऑप्शन है, रिलेटिव फैक्टर्स एंड यानी कि जो सापेक्ष कारक है उसके बारे में, टू एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स यानी कि जो ट्रेड बैरियर्स है, अवरोध है, व्यापार की बाधा, उसके बारे में, एक्वायर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक कंपेयर करना, कंपैरेटिव लाभ को, द डिफरेंसेस इन द प्रेफरेंस अमंग द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के बीच अभिरुचियों में, यानी कि अलग अलग कंज्यूमर्स की, जो हम अलग अलग तरह के लोग हैं, हमारी अलग अलग पसंद है, हमारी अलग अलग प्रेफरेंस है, अलग अलग हमारे टेस्ट है, अलग अलग हमारी चॉइस है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन ऑप्शन डी है, द डिफरेंस इन द प्रेफरेंस अमंग कंज्यूमर्स का, उपभोक्ताओं के बीच अभिरुचियों में उनकी जो प्रेफरेंस है उनका डिफरेंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट है। तो हेक्सर-ओहलिन थ्योरम क्या कहती है, ट्रेड पैटर्न्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स बिटवीन कंट्री, जो हमारी जो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों और वैश्विक लाभों पर जोर देता है। जब देश घरेलू स्तर पर प्रचुर साधनों का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, इसका तर्क है कि सभी देशों को लाभ होता है जब वे उन साधनों का आयात करते हैं जिनकी उनके पास कमी है। तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या समझाती है, मतलब कि हमारे देश में जो चीज़ ज़्यादा है हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, और जिस चीज़ की हमारे देश में कमी है उसको हम बाहर से मंगवा लेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सापेक्ष कारक अक्षय निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया कैंपेन एम्ड एट अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी कि जो हमारा मेक इन इंडिया जो कैंपेन था वो कब आया था, भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट को आकर्षित करने का उद्देश्य मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। तो देखो, मेक इन इंडिया प्लान को कौन लेके आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी। बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के बाद से ही रूलिंग में है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी 2014 के बाद ये प्लान आया था, और कौन लेके आए थे, मोदी जी। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी चीज है, आपने देखा भी होगा। तो ये प्लान कब आया था, हमारा 2014 के बाद आया था। तो इस प्लान को शुरू किया गया था 25 सितंबर 2040 को। मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इसका पहल का उद्देश्य कंपनियों को भारत में अपने उत्पादन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कंपनीज है, उनको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए एनकरेज करना था, और भारत का वैश्विक विनिर्माण यानी कि जो हमारी जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मिंग है उसके जो लक्ष्य है, यानी कि जो उसका जो एम है उसको मैन्युफैक्चरिंग हब में बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया था। तो ये देखिए, मेक इन इंडिया का जो लोगो है यहाँ पर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर से, और यहाँ पर ये मोदी जी है, इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ओवरऑल सिग्निफिकेंस। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यूजीसी नेट देख लो, यूजीसी नेट, ठीक है, आप एस्टेट देख लो, एस्टेट के प्रीवियस क्वेश्चन के देखो आप, उसमें भी ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एचपीएससी में भी अब आ रहा है, एचपीएससी में भी अब ये आ रहा है। कौन से टेस्ट को यूज़ किया जाता है ओवरऑल सिग्निफिकेंस रिग्रेशन के लिए, आफ्टर यूजिंग मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में ओएलएस भी बोलते हैं। मतलब कि किस परीक्षण का उपयोग साधारणतम न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग करने के बाद प्रतिगमन के समग्र महत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है। ओवरऑल टेस्टिंग सिग्निफिकेंस के लिए रिग्रेशन का किसका यूज करके, ओएलएस का यूज करके। देखो, इसका आंसर हमारा हो जाएगा
एफ टेस्ट क्या है? यूज टू डिटरमाइन द ओवरऑल सिग्निफिकेंस, जितनी भी हमारा पूरा ओवरऑल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑफ द रिग्रेशन मॉडल में इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओएलएस, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है उसके कंटेक्स्ट में। टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस के बारे में, दैट ऑल रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू 0, जितने भी हमारे रिग्रेशन के कोफिशिएंट है वो क्या है? शून्य के गुणांक के बराबर है, प्रतिगमन गुणांक शून्य के बराबर है। तो ये हमारा एफ टेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एफ टेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट इन हेरोड मॉडल। यहाँ पर देखो हेरोड मॉडल का है, डिपेंड्स यानी कि किसकी? वारंटेड ग्रोथ, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। हेरोड मॉडल में वारंटेड विकास दर डैश पर निर्भर करती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक्सपेक्टेड इनकम रेशियो, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और हमारा नेक्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो देखो वारंटेड ग्रोथ रेट जो हेरोडोमोर पे है वो डिपेंड करती है किस पे? हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। देखो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इन द हेरोडोमर मॉडल द वारंटेड ग्रोथ रेट ऑफन डिनोटेड बाय GW इज द ग्रोथ रेट विच इज इकोनॉमी कैन ग्रो इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में ग्रो करती है। मीनिंग दैट ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी हम आउटपुट को बना रहे हैं, प्रोड्यूस करें, फुल्ली एब्जॉर्ब, पूरी तरह से उनको ऑब्जर्व कर लिया गया, पूरी तरह से उनको यूज कर लिया गया बाय डिमांड, कि उनकी इतनी डिमांड हो रही थी कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, जितने भी आउटपुट बने हैं, उनको हमने फुल्ली कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लिया, यूज कर लिया है। विद नो एक्सेस शॉर्टेज, ना तो जरूरत से वो ज्यादा बने ना उनकी कमी हुई। द वारंटेड ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन टू की फैक्टर, जो हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग पे। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। देखो भाई ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और किस तरह से ISLM कर्व जो हमारा है उससे इंटरेक्ट करता है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। इन द मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल LM कर्व स्लोप्स डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है उसमें LM वक्र का ढलान बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट किस कैसे होता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अधोलंब वर्टिकल या क्षैतिज के समांतर या फिर हॉरिजॉन्टल। तो देखो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या है? इन द मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल द LM कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द अपवर्ड स्लोप रिफ्लेक्ट्स द, जो हमारी ऊपर की ओर जा रही जो स्लोप है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम इन मनी मार्केट, यानी कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, और इनकम है मनी मार्केट में, यानी कि जो हमारी बाजार में, मनी मार्केट में जो हमारी इनकम है उसके रिलेशन को, उसके रिश्ते को शो करती है। स्पेसिफिकली एज इनकम इंक्रीज, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है, द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज, जो हमारी मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाती है, विच पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, उस पर प्रेशर डालेगा, उस पर दबाव डालेगा अपवर्ड होने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, क्योंकि क्या है? मनी की डिमांड बढ़ रही है। हम एक के बाद एक चीजों को कोरिलेट करते जा रहे हैं। एज्यूमिंग दैट, अब हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं मनी सप्लाई इज फिक्स। अब हमने मान लिया कि जो हमारी मुद्रा की पूर्ति है, जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है वो क्या है? एक फिक्स है, फिक्स हो गया वो। ठीक है, 10 द LM कर्व, तो जो हमारा LM कर्व है विच रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट पॉजिटिवली स्लोप, तो ये हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, अपवर्ड, ऊपर की ओर। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल ड्यूअल इकोनॉमी ग्रोज। लुइस मॉडल की अकॉर्डिंग जब दोहरी अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जब लुइस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तब विकसित होती है जब, कब होती है, कौन सी कंडीशन में? देखो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज कैपिटल इंटेंसिव, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज लेबर इंटेंसिव, एग्रीकल्चर सेक्टर इज यूजेस मॉडर्न इक्विपमेंट, कैपिटल इज बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो देखो आधुनिक निर्माण में विधि पूंजी प्रधान है, कैपिटल इंटेंसिव है। आधुनिक निर्माण में विधि श्रम यानी कि लेबर इंटेंसिव है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्निक्स का यूज करके, और
पूंजी विदेशों से उधार ली जा सकती है, यानी कि फॉरेन कंट्री से हम पैसे ले लेंगे, कैपिटल बोरो कर लेंगे या लोन ले लेंगे। तो देखो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज लेबर इंटेंसिव, यानी कि जो हमारा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, आधुनिक निर्माण में जो विधि है वो क्या है, श्रम प्रधान है, श्रम प्रधान है। यहाँ पर इसकी वजह क्या है, इन ड्यूल सेक्टर मॉडल और द ल्यूइस मॉडल, मॉडल इज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दैट ग्रोथ ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, कोई भी देश जो विकास कर रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, जैसे कि हमारी खुद की कंट्री, ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ लेबर ट्रांजिशन बिटवीन टू सेक्टर्स। जो यहाँ पर जो लेबर है यानी कि जो श्रम है, उसका जो ट्रांजिशन है, उसका जो प्रवाह है दो क्षेत्रों में, पारंपरिक कृषि क्षेत्र तथा पूंजीवादी आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के बीच संक्रमण के संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास की व्याख्या करता है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर और कैपिटल और मॉडर्न सेक्टर दोनों इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो वहां पर क्या करता है, ट्रांजिट करता है। तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा द ऑप्टिमम टैरिफ इज डिटरमाइंड। ऑप्टिमम टैरिफ का होता है, इष्टतम टैरिफ उस बिंदु पर निर्धारित किया जाता है जहां टैरिफ लगाने वाला जो देश है उसका व्यापार उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र क्या होते हैं, इनडिफरेंसेस कर्व, इनडिफरेंसेस कर्व ये क्या है, माइक्रो का पार्ट है। अभी हम एक दो दिन में इसकी क्लास करेंगे यूटिलिटी की, जिसमें हम सारे इसको समझेंगे। उदासीनता वक्र दूसरे देश के प्रस्ताव वक्रों के लिए डैश को है। स्पर्श रेखा टेंजेंट है, ऊपर से काट रहा है कटिंग फ्रॉम अबव, नीचे से काट रहा है कटिंग फ्रॉम बिलो, या बोथ कर्व्स यानी कि जो दोनों कर्व है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को काट कर रहे हैं। तो देखो जब हमारे ऑप्टिमम टैरिफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेड डिफरेंस कर्व है, टैरिफ के जो हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, इम्पोज का मतलब कि दूसरे देश पर जो टैरिफ लगा रहे हैं, इम्पोज करना मतलब हाँ कोई वो कंट्री उस देश पर टैरिफ शुल्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो टेंजेंट हो जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ रेफर्स द टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। तो यहाँ पर जो कंट्री की दूसरी कंट्री पर टैरिफ इम्पोज करती है तो उसकी जो क्या है, वेलफेयर क्या है, मैक्सिमम हो जाती है, मतलब उसके पास क्या है, इष्टतम, उसके पास क्या है, जो वेलफेयर है, जिसका जो सामाजिक कल्याण है वो अधिकतम हो जाता है। इष्टतम टैरिफ की अवधारणा उस टैरिफ दर को संदर्भित करती है जो टैरिफ लगाने वाले देश के कल्याण को उसके जो सोशल वेलफेयर उसको मैक्सिमाइज करता है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इष्टतम टैरिफ बिंदु वहां पर निर्धारित किया जाता है, वहां पर चेक किया जाता है जहां टैरिफ लगाने वाला देश का व्यापार उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक देश के प्रस्ताव वक्र के स्पर्श रेखा है, यानी कि जो उसका इंडिफरेंस कर्व है, जो उसका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, उस देश का जो प्रस्ताव वक्र है, ऑफर कर्व है, उसको टेंजेंट कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है, उसको टच कर रहा है। यह बिंदु कल्याण के उच्चतम स्तर को प्रतिनिधित्व करता है। यह जो पॉइंट है उसका जो उच्चतम स्तर है, मैक्सिमम पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसे टैरिफ लगाने वाला देश दूसरे देश के प्रस्तावित व्यापार की शर्तों को ध्यान रखते हुए प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेंजेंट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेंजेंट, यानी कि ये जब इसको स्पर्श करता है, इसको टच करता है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस आज की पार्ट में हुए कंप्लीट। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। और हाँ, हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमारे 2 क्वेश्चंस थे कुछ ऐसे जहाँ पर कुछ स्लाइड सफल्स की वजह से ऑप्शंस या आंसर्स में गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को अच्छे से वेरीफाई करके आपके अकॉर्डिंग करेक्ट कर दिया, और आंसर की में भी कुछ जो क्वेश्चंस थे वो जो आंसर्स थे वो थोड़े से गड़बड़ किए हुए थे, अब मैंने उनको वेरीफाई करके ठीक कर दिया है। तो देखो एक ये है हमारा क्वेश्चन 3 और एक है 12 क्वेश्चन, इन दोनों को कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट 1 के क्वेश्चन थे, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इसको हम यहाँ पर अभी करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कीमत में गिरावट के परिणाम स्वरूप कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, उसका क्या होगा प्रभाव ऑन द कमोडिटी डिक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, लोच का गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा है लेस देन, यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होगी, द प्राइस, यहाँ पर क्या है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीज व्हेन प्राइस विल इंक्रीज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी की या जब डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है।
तो ये हम तीनों कंडीशन में हमारी अलग अलग बात हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, दिस इज बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए लीनियर डिमांड कर्व, यानी कि जो हम लीनियर डिमांड कर्व पढ़ते हैं वहाँ पर क्या होता है, चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो हमारा वो पॉइंट है जो हमारा डिमांड कर वो चेंज होता है। एज द प्राइस फॉल, जैसे ही हमारे प्राइस गिरते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, जो हम मांग कर रहे हैं उस चीज़ की मात्रा की मांग कर रहे हैं वो क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। जब प्राइस गिरते हैं तो हमारी उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की जो हम डिमांड है वो ज़्यादा कर लेते हैं। बट द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज में, प्रतिशत में जो इंक्रीज होता है वो किससे स्मॉलर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस की कंपैरेटिवली वो उसमें थोड़ा कम है। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज एज प्राइस फर्स्ट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर क्या है, ये मानते हुए किसी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा, तो मांग की लोच क्या होगी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज एज प्राइस फॉल, जैसे ही हमारे प्राइस है कीमतें गिरने पर ये घट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए लीनियर डिमांड कर्व चेंजेस एट एवरी पॉइंट, यानी कि क्या है, जो हमारा ये लीनियर डिमांड कर्व है इसमें हर एक पॉइंट पर जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होती है। एज प्राइस फॉल, जैसे ही हमारे प्राइस है जो वो गिर जाते हैं, यहाँ पर क्या है, एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो जो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज, तो क्या है, जो परसेंटेज जिस अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो कम मात्रा में चेंज हो रही है, जो क्वांटिटी कम मात्रा में मांगी जा रही है। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज एज द सेम एज द प्राइस, जैसे ही उसके जो प्राइस है वैसे ही उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, डिक्रीज एज प्राइस फॉल्स, कीमत घटने पर घट जाती है, तो मांग की लोच कीमत घटने पर घट जाती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये होती है हमारी कंप्लीट पार्ट टू हमारा कंप्लीट होता है। और पार्ट वन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ भी हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, यहाँ भी हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, तो हम टोटल 40 कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लिया है। और नेक्स्ट हम पार्ट 3 जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी हमारा जो बैच है वो चल रहा है HPSC एस्टेट दोनों के लिए, अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक, ये हमारी सीरीज़ कैसा लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।